फाइनली साथियों, आप सभी के भारी डिमांड पर बिहार डीएलएड 2026 के लिए साइंस के भी वीवीआई क्वेश्चन का महासंग्रह लेकर आ चुके हैं साथियों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें है साथियों, इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपके परीक्षा में नहीं आने वाला है, यही आएगा 100% परीक्षा में यही आएगा साथियों। टॉप वीवीआई क्वेश्चन आप सभी को जो है हम इस वीडियो के अंदर करवाने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम मिट्टू है और आप मोटिवेटर मिट्टू को देख रहे हैं। तो चलिए हम जल्दी जल्दी पूरे क्वेश्चन को करेंगे साथियों, जहां से आपके परीक्षा में 100% क्वेश्चन इसी से आएंगे। आपको इसको जो है शुरू से लेकर अंत तक सभी क्वेश्चन को देख लेना है और एग्जाम में चले जाना है और सब क्वेश्चन आप बनाकर आइएगा साथियों। हम जो है सभी विषयों के साथियों एक एक सीरीज लेकर आ चुके हैं और एक वीडियो में आपका एक सब्जेक्ट खत्म। जैसे कि इससे पहले हमने आपको हिंदी का दिए थे, हिंदी का अगर उस वीडियो को देख लीजिएगा तो सभी क्वेश्चन हिंदी का बन जाएगा। साइंस का ये रहा वीडियो, साइंस के वीडियो को देखने के बाद आपका साइंस का सारा क्वेश्चन बन जाएंगे। इसी प्रकार से हम आपको मैथ का देंगे, रीजनिंग का देंगे, इंग्लिश का देंगे, यानी सभी विषयों की जो है एक एक वीडियो हम जो है आप सभी को देने जा रहे हैं कि बिहार डीएलएड संयुक्त परीक्षा 2026 के लिए विज्ञान के सभी अध्यायों का महासंग्रह है, जिसमें 100 वीवीआई क्वेश्चन है साथियों। ठीक है ना, तो चलिए जानते हैं अगला। सबसे पहले एक बात और कि अगर आप नज़दीक के हैं तो जेएमएस कोचिंग सेंटर न्यू मधुबनी में आप आ सकते हैं, वहाँ पर ऑफलाइन, ठीक है, ऑफलाइन में जो है वो आप पढ़ाई कर सकते हैं साथियों। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा नाम, जो कि मेरा नाम है मिट्टू मंडल, जिसको आप लोग मोटिवेटर मिट्टू नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने में कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है साथियों। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। अनंत तो होती है, लेकिन वो कैसे, तो चलिए हम व्याख्या के माध्यम से पूरी जानकारी आपको बताएंगे साथियों। देखिए, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यानी त्रिज्या को कहते हैं क्या, आर। आर से इसको हम लोग जानते हैं। इसके बाद ये जो होती है वो अनंत पर होती है, यानी समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। इसीलिए सूत्र क्या होता है कि F बराबर R/2 के अनुसार इसकी फोकस दूरी भी अनंत होती है साथियों। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएंगे, अनंत हो जाएंगे साथियों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं कि वाहनों के साइड मिरर, ठीक है, वाहनों के साइड मिरर मतलब पीछे देखने के दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, मतलब वाहनों मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है साथियों। तो किस दर्पण का, तो उत्तल दर्पण का साथियों। किस दर्पण का, तो उत्तल दर्पण का साथियों। देखिए व्याख्या में हम समझेंगे कि उत्तल दर्पण जो है वो हमेशा वस्तु का सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे पीछे का बहुत बड़ा क्षेत्र ड्राइवर को जो है वो आसानी से दिख जाता है। क्या होता है, तो दिख जाता है साथियों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं कि दाढ़ी बनाने के लिए जो है वो किस प्रकार का जो है वो उपयोग सबसे उपयुक्त है, किस प्रकार का उपयोग जो है वो सबसे उपयुक्त है। तो सभी दर्पण का नाम है, तो कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण हो जाएंगे, सही आंसर अवतल दर्पण। देखिए इसका व्याख्या हम जानेंगे कि अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच चेहरा रखने पर सीधा, आभासी और बड़ा प्रतिबिंब जो है वो बनता है, जिससे हजामत जो है बनाने में उसको क्या होता है, सुविधा होती है साथियों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। क्या होता है, तो डायोप्टर होता है साथियों। व्याख्या हम जानेंगे कि लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। ठीक है, व्युत्क्रम होता है और इसका जो है एसआई मात्रक डायोप्टर होता है साथियों। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं कि किसी माध्यम की अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो क्या होता है साथियों, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मतलब कि sin I/sin R साथियों। ठीक है, व्याख्या में हम जानेंगे इसे क्या कहते हैं, तो इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात 1 जो है वो नियतांक होता है साथियों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी
अल्पतम दूरी यानी कि स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी होती है कितनी, लगभग होती है साथियों 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर, यानी कि सी आंसर आपका सही हो जाएगा। व्याख्या में हम जानेंगे कि मानव का आंख, ठीक है, मानव का आंख सामान्यतः 25 सेंटीमीटर की दूरी तक रखी वस्तु को बिना किसी तनाव के स्पष्ट देख सकती है। अधिकतम दूरी जो है वो अनंत होती है साथियों। अधिकतम कितनी होती है, अनंत, और न्यूनतम कितनी होती है 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम अनंत साथियों, अनंत, ठीक है, अनंत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का जो है वो उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का साथियों, अवतल लेंस का साथियों, किसका, अवतल लेंस का। देखिए इसका व्याख्या हम जानेंगे कि निकट दृष्टि दोष में दूर का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन जाता है, जिससे अवतल लेंस यानी अपसारी लेंस फैलाकर जो है वो वापस रेटिना पर ला देता है साथियों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर अब चल रहे हैं कि दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग होता है साथियों, तो क्या हो जाएंगे, उत्तल लेंस का, ठीक ना, उत्तल लेंस का, ठीक है। चलिए इसका व्याख्या जानते हैं कि दीर्घ दृष्टि दोष में निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, जिससे उत्तल लेंस यानी अभिसारी लेंस जो है वो भी कहते हैं, ठीक है ना। जिसे अभिसारी लेंस क्या करते हैं, तो बटोर कर ठीक रेटिना पर फोकस करता है, क्या करता है, ठीक रेटिना पर जो है वो फोकस करता है साथियों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो किस रंग का विचलन जो है वो सबसे अधिक होता है, तो वो क्या होता है, बैगनी का, ठीक ना, क्या होता है, तो बैगनी का। इसका व्याख्या हम जानते हैं कि बैगनी रंग की जो है वो तरंगदैर्घ्य की बात करें तो वो सबसे कम होने के कारण इसका विचलन सबसे अधिक होता है, जबकि लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है साथियों। देखिए एक पॉइंट व्याख्या में जो है ना आपके 2-3 प्रश्न जो है वो यहाँ पर आपका डाउट्स क्लियर होगा, तो व्याख्या सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के साथ हम व्याख्या इसीलिए आपको बता रहे हैं साथियों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि आकाश का रंग नीला दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है, तो मुख्य कारण क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन है। देखिए वायुमंडल में उपस्थित महीन कण नीले रंग के प्रकाश का जो है वो प्रकीर्णन मतलब फैलाव सबसे ज्यादा करते हैं, जिससे आकाश नीला दिखाई देता है साथियों, जिससे क्या होता है, आकाश नीला दिखाई देता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर अब चल रहे हैं कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो क्या होता है साथियों, कूलाम होता है, क्या होता है, कूलाम होता है साथियों। देखिए व्याख्या से हम जानेंगे, क्या जानेंगे कि आवेश का एसआई मात्रक कूलाम है, धारा का एम्पियर है, विभवांतर का वोल्ट है, और प्रतिरोध का ओम है। देखिए यहाँ पर जितने भी इसी में से कोनो क्वेश्चन रहेगा आपके एसआई मात्रक रिगार्डिंग, तो व्याख्या में हम आपको सब चीज बता देते हैं, ठीक है, केवल आपको फोकस रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर अब चल रहे हैं, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन है और हमको कम समय में करवाना है, तो इसलिए हम फास्ट में चल रहे साथियों। ओम का नियम का गणितीय रूप है, ओम का नियम का गणितीय रूप क्या है, V बराबर IR साथियों, V बराबर IR साथियों, ठीक है। व्याख्या की हम बात करें तो नियत ताप पर किसी चालक तार से बहने वाली धारा उसके सिरों के विभवांतर के समानुपाती होती है साथियों, जहां R जो है वो प्रतिरोध जो है स्थिरांक है साथियों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, किस धातु का, तो टंगस्टन का, किसका, तो टंगस्टन का साथियों। व्याख्या की अगर हम बात करें तो टंगस्टन का गलनांक अत्यधिक यानी उच्च लगभग कितना 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसके कारण यह बहुत अधिक गर्म होने पर भी जो है वो पिघलता नहीं है। तो देखिए यहाँ से व्याख्या से कितने आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, ठीक है, जो कि आपको कोई नहीं बताता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर की कुंडली में किस तत्व का व्यवहार किया जाता है साथियों, तो किसका साथियों, तो नाइक्रोम का साथियों, किसका, तो नाइक्रोम का साथियों। देखिए व्याख्या से हम समझेंगे कि नाइक्रोम यानी निकेल प्लस क्रोमियम का प्रतिरोध और गलनांक उच्च होता है, जिससे यह बहुत जो है वो अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है साथियों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं कि 1 किलोवाट घंटा यानी 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है साथियों, तो कितने जूल के बराबर होते हैं साथियों, आपका आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पर बी, यानी कि 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल साथियों, ठीक है। यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट गुना
3600 सेकेंड, ठीक ना। तो इसे ही जो है घरों में 1 यूनिट बिजली कहा जाता है साथियों, ये भी बात आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति यानी डिवाइस, युक्ति मतलब डिवाइस को क्या कहा जाता है। तो विद्युत धारा क्या, उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग जनरेटर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, जनरेटर, मतलब हिंदी में बात करें तो जनित्र कहते हैं साथियों। व्याख्या की अगर बात करें तो विद्युत जनित्र यानी डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन है, कौन करता है बदलने का काम। तो यहाँ से आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं साथियों। व्याख्या हम इसलिए बता रहे हैं आपको, जहाँ से अगर आपका ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे लेकिन व्याख्या से क्वेश्चन आएंगे, ये बता रहे हैं आपको। 100 मतलब आप 500 क्वेश्चन कर रहे हैं, ये जान लीजिए। अगर आप सही से देखिएगा तो आपका एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, ये जान लीजिए, ठीक है। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है साथियों। तो क्या हो जाएगा साथियों, उष्मीय प्रभाव पर। किस में, तो उष्मीय प्रभाव पर साथियों। व्याख्या से हम समझेंगे कि जब परिपथ में अत्यधिक धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज तार गर्म होकर पिघल जाता है और विद्युत उपकरण जलने से बच जाता है साथियों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि डायनेमो परिवर्तित करता है, क्या परिवर्तित करता है साथियों। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में साथियों, ठीक है। डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ठीक है। करते हुए घूर्णन यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत धारा में बदलता है साथियों, विद्युत में बदलता है साथियों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम जो है वो सौर जल तापक का जो है उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, किस दिन नहीं कर सकते हैं साथियों। तो बादलों वाले दिन साथियों। देखिए व्याख्या से हम समझेंगे कि सौर जल तापक को कार्य करने के लिए सूर्य के सीधे प्रकाश की आवश्यकता होती है, जो बादलों वाले दिन जो है वो उपलब्ध नहीं होते हैं साथियों, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि बायोगैस। तो बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है तो साथियों, तो हो जाएगा आपका मीथेन। क्या हो जाएगा साथियों, मीथेन हो जाएगा। बायोगैस में लगभग 55 से 75% मीथेन यानी कि CH4 गैस होती है, जो एक बहुत अच्छा ईंधन है और बिना धुएं के जो है वो जलता है साथियों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चल रहे हैं कि कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है साथियों, तो जूल होता है साथियों। क्या होता है, तो जूल होता है साथियों। इसका व्याख्या हम समझेंगे कि कार्य और ऊर्जा दोनों का जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक जूल होता है। बल का मात्रक न्यूटन और दाब का पास्कल। देखिए यहाँ से कितने क्वेश्चन बन रहे साथियों, लेकिन आप बोलिएगा केवल सर ने एक क्वेश्चन बताया। हमने एक क्वेश्चन नहीं बताए, हमने 3 क्वेश्चन बताए। आपको याद करना होता है, 3 ही नहीं हम 4 क्वेश्चन बताएं साथियों। आपको बात रहती है कि आप समझिएगा कैसे, ठीक है ना। आपको एक क्वेश्चन नहीं 4 क्वेश्चन व्याख्या को देखिए आप लोग, ठीक है, बढ़िया से। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, तो दोगुनी हो जाएगी साथियों। क्या हो जाएगी, तो दोगुनी हो जाएगी साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे है साथियों। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे साथियों, तो ये कौन सा हो जाएगा साथियों, अनुदैर्ध्य तरंगे साथियों, अनुदैर्ध्य तरंगे साथियों, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन, यहाँ पर इसका व्याख्या देख लेते हैं कि ध्वनि तरंगे जो है माध्यम के कणों के आगे पीछे संपीड़न और विरलन के रूप में गमन करती है, इसीलिए ये जो है वो अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे हैं साथियों। इन्हें माध्यम की जो है वो आवश्यकता होती है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि मानव कान के लिए सर्वोत्ता परास कितनी होती है साथियों। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर साथियों। क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर साथियों, यानी 20 HZ से 20,000 HZ तक साथियों, ठीक है। व्याख्या की अगर हम बात करें तो हमारा कान केवल जो है वो 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक जो है वो तक की आवृत्ति ही सुन सकता है। इससे कम को जो है श्रव्य और अधिक को जो है पराश्रव्य जो है वो कहते हैं साथियों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर सतह का सामान्यतः कितना होता है साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा जो साथियों यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो साथियों 9.8 साथियों, ठीक है। चलिए
चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि जड़त्व का गुण मुख्य रूप से किस पर जो है वो निर्भर करता है साथियों। तो किस पर निर्भर करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर। किस पर? तो वस्तु के द्रव्यमान पर साथियों। तो इसका व्याख्या हम समझेंगे कि वस्तु का जो है वो द्रव्यमान ही उसके जड़त्व की माप है। जिस वस्तु में जितना अधिक द्रव्यमान होगा साथियों, उसका जो है वो जड़त्व उतना ही अधिक होता है साथियों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि रॉकेट का जो है उड़ना न्यूटन के किस नियम पर जो है वो आधारित है साथियों। तो किस नियम पर है? तो तृतीय नियम पर, यानी तीसरा नियम पर साथियों। न्यूटन का तीसरा नियम जो है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। यानी रॉकेट से पीछे तीव्र गति से निकलने वाली गैसें जो है वो आगे की ओर बल यानी प्रतिक्रिया लगाती है साथियों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि गाड़ियों में लगा ओडोमीटर जो है वो क्या तापता है साथियों। तो क्या तापता है साथियों? तो दूरी यानी कि डिस्टेंस। तो ओडोमीटर जो है वो वाहन द्वारा जो है वो तय की गई कुल दूरी बताता है, जबकि स्पीडोमीटर वाहन की गति को मापता है साथियों। तो यहाँ पर भी कितने क्वेश्चन बन रहे हैं ये आप देख लीजिए। चलिए अगला है क्वेश्चन कि किस तैरती हुई वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को जो है वो क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं साथियों? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्प्लावन बल कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं साथियों। व्याख्या, जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो द्रव द्वारा ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं साथियों। इसके कारण जो है वो वस्तु का वजन कम महसूस होता है साथियों। ठीक है, चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि यानी इको सुनने के लिए परावर्तक सतह और श्रोता के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होती है साथियों। तो ये हो जाएंगे आपके साथियों 17.2 मीटर साथियों। 17.2 मीटर हो जाएंगे साथियों। देखिए व्याख्या से हम समझेंगे कि हमारे कान में ध्वनि का प्रभाव 0.1 सेकेंड तक रहता है। वायु में ध्वनि की चाल के अनुसार जो है वो परावर्तन के बाद स्पष्ट गूंज सुनने के लिए न्यूनतम दूरी 17.2 मीटर होनी आवश्यक है साथियों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। और अब जो आपका जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं साथियों वो हो रहे हैं साथियों वो रसायन विज्ञान के यानी कि केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है साथियों। हम सभी को इसी प्रकार से बता रहे हैं। अभी हमने फिजिक्स आपको कंप्लीट करवाया, अब हम क्या शुरू कर रहे हैं? रसायन विज्ञान शुरू कर रहे हैं साथियों। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने में कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है साथियों। तो बताइए क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है साथियों। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर देख लीजिए कि व्याख्या में कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले मूल पदार्थों को अभिकारक कहते हैं तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहा जाता है। तो यहाँ से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है साथियों। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है साथियों? ऑक्सीकरण या उपचयन। ठीक है, इसी का नाम ऑक्सीकरण भी है और इसी का नाम उपचयन भी है साथियों। ठीक है ना, लोहा जब हवा की ऑक्सीजन और नमी से क्रिया करता है साथियों तो आयरन ऑक्साइड यानी जंग बनाता है। यह जो है ऑक्सीजन के जुड़ने के कारण एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है साथियों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं कि चिप्स के पैकेट में ऑक्सीकरण यानी खराब होने से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है साथियों। तो कौन सी गैस? तो साथियों नाइट्रोजन साथियों। कौन सी? तो नाइट्रोजन साथियों। देखिए यहाँ पर देखिए कि नाइट्रोजन एक कम क्रियाशील अक्रिय गैस है जो चिप्स को हवा की ऑक्सीजन के संपर्क में आने से रोकती है जिससे स्वाद खराब नहीं होता है साथियों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है साथियों H2SO4 साथियों। H2SO4 यानी कि H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है जिसे रसायनों का राजा जो साथियों कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि हमारा शरीर किस पीएच के बीच कार्य करता है। किस पीएच के बीच कार्य करता है साथियों? तो आंसर हो जाएगा हमारा 7.0 से 7.8 साथियों। मानव शरीर की अधिकांश जैव रासायनिक क्रियाएं जो साथियों वो हल्के क्षारीय माध्यम यानी कि 7.0 से 7.8 पीएच मान के संकीर्ण
परास के बीच ही जो वो सुचारू रूप से चलती है साथियों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है साथियों। तो आंसर हो जाएगा आपका मेथेनोइक अम्ल साथियों। ठीक है, चलिए चींटी या मधुमक्खी के डंक में मेथेनोइक अम्ल यानी HCOOH होता है, जिसके कारण त्वचा पर जो है वो जलन और तेज दर्द जो है वो महसूस होता है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि साधारण नमक यानी कॉमन साल्ट का रासायनिक नाम और सूत्र क्या होती है साथियों। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगी आपका साथियों सोडियम क्लोराइड यानी NaCl साथियों। व्याख्या हम देखेंगे साथियों, दैनिक जीवन में खाया जाने वाला साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl है, यह उदासीन प्रकृति का लवण है साथियों। यह कौन सा, तो उदासीन प्रकृति का साथियों लवण है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है साथियों ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण का जो है वो रासायनिक सूत्र क्या है साथियों। तो क्या हो जाएगा साथियों CaOCl2 यानी शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से कैल्शियम ऑक्सोराइड यानी CaOCl2 बनता है, जिसे विरंजक चूर्ण कहते हैं साथियों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP जल मिलाने पर किस कठोर पदार्थ में बदल जाता है साथियों। तो किसमें, तो जिप्सम में साथियों। ठीक है, किसमें, तो जिप्सम में साथियों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि सबसे कठोर प्रकृति पदार्थ कौन सा है साथियों। तो कौन सा है साथियों, तो वह है साथियों हीरा। कौन सा है साथियों, तो हीरा। देखिए हीरा कार्बन का एक अपर रूप कौन सा, तो अपर रूप है, जिसकी त्रिविमीय साथियों चतुष्फलकीय मजबूत जालीदार संरचना के कारण यह ब्रह्मांड का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ माना जाता है साथियों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो आप लोग इसको तो पता ही होगा सबको, 24 कैरेट का। कितने, 24 कैरेट का साथियों। ठीक है, इसका व्याख्या भी देख लेते हैं थोड़ा सा। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, परंतु यह अत्यंत मुलायम होने के कारण आभूषण निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं होता है। आभूषणों के लिए 22 कैरेट का प्रयोग किया जाता है। तो पूछेगा आभूषणों के लिए 22 कैरेट का, लेकिन शुद्ध सोना 24 कैरेट का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, कि सीसा और की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। जब सीसा और टीन मिलेगा तो क्या बनेगा बाबू, तो बनेगा सोल्डर बनेगा साथियों। ठीक है, मिश्र धातु को क्या कहेंगे, सोल्डर। यानी सीसा और टीन की मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। इसका गलनांक बहुत कम होती है साथियों। कितना होती है, बहुत कम होती है, इसीलिए इसका उपयोग बिजली के तारों को जोड़ने के में जो है वो होता है साथियों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अधातु होते हुए भी कौन सा तत्व अत्यधिक चमकीला होता है। तो कौन सा, आयोडीन साथियों। कौन सा, तो आयोडीन साथियों। देखिए यहाँ पर कि सामान्यतः अधातुओं में धात्विक चमक नहीं होती है, लेकिन आयोडीन इसका एक प्रमुख जो है वो अपवाद है, जो अधातु होते हुए भी चमकीला होता है साथियों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि वह कौन सी एकमात्र अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है साथियों। तो कौन सा हो जाएगी साथियों, तो ब्रोमीन हो जाएगी साथियों। देखिए कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु ब्रोमीन है। यदि द्रव धातु पूछा जाए तो क्या होगा, उत्तर होगा पारा यानी कि मरकरी होगा साथियों। ठीक है, चलिए यहाँ से भी 2 क्वेश्चन, जितने व्याख्या उतने क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अगला है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो 4 होती है साथियों। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी, 6 है। तो इसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 2 और 4 है, तो इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह चतुर संयोजी है साथियों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर 46 नंबर का है
कि सीएनजी साथियों, ठीक है। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मुख्य घटक क्या है साथियों? तो क्या है? मीथेन है साथियों, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों कि आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम पर आधारित है? बताइए किसके नियम पर? तो मोसले के नियम पर साथियों। किसके? तो मोसले के नियम पर साथियों। देखिए हेनरी मोसले ने सिद्ध किया कि तत्वों के रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। पुरानी आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि अक्रिय गैस, क्या अक्रिय गैस को आवर्त सारणी में किस वर्ग में रखा गया है? किस वर्ग में रखा गया है? तो वर्ग 18 में साथियों। वर्ग 18 में देखिए हेलियम, नियोन, आर्गन जैसी उत्कृष्ट गैस जो है वो पूर्ण रूप से भरी कक्षाओं के कारण रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती है। इन्हें वर्ग 18 में जो है वो रखा गया है साथियों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण उपस्थित होते हैं? तो कौन से बताइए? प्रोटीन और न्यूट्रॉन साथियों। प्रोटीन और न्यूट्रॉन साथियों, ठीक है ना। देखिए परमाणु के केंद्र यानी नाभिक में धनावेशिक प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन जो है वो दृढ़ता से बंधे होते हैं, ठीक है। तथा ऋणावेशित जो है वो इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं साथियों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए। इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया साथियों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहाँ से देखिए हम आपको जो है वन लाइनर टाइप क्वेश्चन करवा रहे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है रसायन विज्ञान में साथियों, ठीक है ना, यानी केमिस्ट्री में। देखिए यहाँ पर कि सोडियम की परमाणु संख्या क्या होती है? तो उत्तर क्या होगा? 11, ठीक है। इसके बाद देखिए साथियों इसका विन्यास देखिएगा 2, 8, 1, ठीक है ना। इसके बाद देखिए पीतल किनका मिश्र धातु है साथियों? उत्तर क्या होगा? तांबा और जस्ता का, ठीक है, यानी Cu+Zn, ठीक है। सिरका में कौन सा अम्ल होता है साथियों? तो कौन सा हो जाएगा? एसिटिक अम्ल हो जाएगा, यानी CH3COOH साथियों, ठीक है। दूध से दही बनना कैसा जो है वो परिवर्तन है साथियों? तो बताइए कैसा? तो रासायनिक परिवर्तन है साथियों। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है साथियों? 7 है, ठीक है ना। चलिए अगले समझेंगे। और वर्ग 18 है, ठीक ना। देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने था साथियों। किसने? जे थॉमसन ने। कब की थी? 1897 में, ठीक है। लोहे की परमाणु संख्या क्या है? लोहे की परमाणु संख्या उत्तर बताइए कितने? तो 26, ठीक है। चलिए किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम और पोटेशियम को साथियों। अगला क्वेश्चन है 59 का कि सोडियम धातु को किसमें डुबो कर रखा जाता है? तो किरोसिन मतलब मिट्टी के तेल में। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7, ठीक है ना। उदासीन विलयन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होंगे साथियों बायोलॉजी के साथियों, ठीक है ना। किसके? तो बायोलॉजी के, यानी कि जीव विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये जो कि महत्वपूर्ण है साथियों आप लोगों के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि कवक, क्या? तो कवक यानी फंगी में पोषण की कौन सी विधि मुख्य रूप से पाई जाती है? बताइए जल्दी। तो मृतजीवी पोषण साथियों। कौन सी? तो मृतजीवी पोषण साथियों, ठीक है। देखिए इनका व्याख्या हम देख लेते हैं कि कवकों में जो है वो पूर्ण हरित जो है वो क्लोरोफिल नहीं होती है। वो मृत एवं सड़े रहे कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन तरल रूप में अवशोषित करते हैं साथियों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में निकलने वाली ऑक्सीजन गैस कहाँ से प्राप्त होती है साथियों? तो बताइए जल यानी H2O से। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया में जल के अणुओं का प्रकाशीय अपघटन, ठीक है, यानी फोटोलाइसिस होता है, जिससे यह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है साथियों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि मानव हृदय कितने कोष्ठकों में विभाजित होती है? तो कितने? 4,
ठीक है, देखिए मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, 2 ऊपरी कोष्ठक यानी दायां और बायां अलिंद तथा निचली कोष्ठक दायां और बायां निलय। यह शुद्ध और अशुद्ध रक्त को अलग करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि मानव रक्त का लाल रंग किस जटिल प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण साथियों। देखिए लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी में पाया जाने वाला आयरन युक्त पिगमेंट यानी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का संवहन करता है और इसी के कारण रक्त का रंग क्या होता है? लाल दिखाई देता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाने में कौन सी रक्त कोशिकाएं अनिवार्य रूप से सहायक है साथियों? तो बताइए, तो कौन सी? तो प्लेटलेट्स। कौन सी? तो प्लेटलेट्स साथियों। ठीक है, देखिएगा तो प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिक जो है का स्त्राव करती है, जो रक्त बहने वाली जगह पर फाइब्रिन का जो है वो जाल बनाकर रक्त का थक्का जमा देती है, ताकि जो है वो अत्यधिक रक्त स्त्राव न हो साथियों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो कौन सी है? लीवर यानी कि यकृत। ठीक है ना, यकृत यानी कि जिगर भी कहते हैं उसको। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो है वो ब्रह्मस्त्रावी ग्रंथि है। इसका वजन लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। बताइए 1.5 किलोग्राम। यह जो है वो पीत रस का जो है वो निर्माण करता है साथियों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि पादपों यानी पौधों में जल और खनिज लवणों के परिवहन के लिए कौन सा संवहन ऊतक उत्तरदायी है साथियों? तो कौन सा? तो जाइलम साथियों। ठीक है, देखिए जैसे जाइलम, तो जाइलम जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिजों को जो है वो एक दिशीय मार्ग में पत्तियों तक पहुंचाता है और फ्लोएम जो है वो भोजन यानी कि फूड का संवहन करता है साथियों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मानव वृक्क मतलब किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक सूक्ष्म इकाई को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है नेफ्रॉन। ठीक है, चलिए देखिए प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख छानने वाली कुंडलित जो है वो नलिकाएं होती है, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। ये रक्त से यूरिया और अपशिष्ट पदार्थ अलग करते हैं साथियों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि मानव तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम की मूलभूत इकाई क्या है साथियों? तो है न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन है साथियों। देखिए न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। यह तंत्रिका तंत्र की जो है वो रचनात्मक इकाई है, जो विद्युत संकेतों द्वारा जो है वो सूचनाओं का जो है वो आदान प्रदान करती है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण मानव शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? बताइए, तो मधुमेह। ठीक है, जिसको डायबिटीज भी कहते हैं यानी शुगर भी कहते हैं साथियों। ठीक है, देखिए अग्नाशय के लैंगरहैंस द्वीपिकाओं से स्रावित होने वाला इंसुलिन जो है वो हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। इसकी कमी से ब्लड शुगर बढ़ जाता है, जिसे मधुमेह यानी कि डायबिटीज जो है वो कहते हैं साथियों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर कि मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को यानी पीयूष ग्रंथि को साथियों, यानी इसकी को कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड साथियों। ठीक है, हिंदी में पीयूष ग्रंथि भी आप कह सकते हैं यानी पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इसका व्याख्या भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है ना, देखिए यानी पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के निचले हिस्से में होती है। यह आकार में बहुत छोटी होकर भी शरीर की अन्य सभी जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन स्त्राव को नियंत्रित करती है साथियों। ठीक है, 72 नंबर का क्वेश्चन है कि 2 तंत्रिका कोशिकाओं के संपर्क बिंदु या मध्य के खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। यानी 2 न्यूरॉन्स के बीच सूक्ष्म अंतराल यानी खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। यहाँ जो है वो संदेश रसायनों के रूप में जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे में जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि
पौधों में तने की वृद्धि और कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाने में मदद करने वाला मुख्य पादप हार्मोन कौन सा है? तो कौन सा है? तो ऑक्सिन है साथियों। ऑक्सिन पौधों के स्तंभ या जड़ के शीर्ष भाग में बनता है और प्ररोह की लंबाई में जो है वो वृद्धि को प्रेरित करता है साथियों। यह प्रकाशनुवर्तन में भी सहायक है साथियों, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि पत्तियों को मुरझाना और पौधों वृद्धि को रोकने का कार्य किस पादप हार्मोन द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? तो एब्सिसिक अम्ल के द्वारा साथियों, ठीक ना। एब्सिसिक अम्ल जो है वो एक मुख्य वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है जो पत्तियों की विलगन और कलियों के प्रसुप्ति काल को बढ़ाता है साथियों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए जिम्मेदार एकमात्र गैसीय हार्मोन कौन सा है? तो एथिलीन है साथियों। कौन सा है? तो एथिलीन है साथियों। एथिलीन पादप जगत का एकमात्र गैसीय हार्मोन है जो फलों के पकने की क्रिया को जो है वो तीव्र करता है और इसे कृत्रिम व प्राकृतिक दोनों रूप से जो है वो फल पकाने में प्रयुक्त जो है वो हो देखा जाता है साथियों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर जो कि हाइड्रा तथा ईस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी मुख्य विधि पाई जाती है? तो बताइए मुकुलन। कौन सी? तो मुकुलन साथियों। देखिए मुकुलन विधि में जनक के शरीर की जो है बाह्य सतह पर एक छोटा उभार निकलता है जो पूर्ण विकसित होकर नया जीव बनाता है साथियों, बनता है और पैतृक शरीर में जो है वो अलग हो जाता है साथियों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर कि पुष्प यानी फूल के नर जननांग पुकेसर के जो है वो शीर्ष भाग परागकोश में क्या पाए जाते हैं? तो परागकण। क्या पाए जाते हैं? तो परागकण पाए जाते हैं। परागकण के अंदर जो है वो महीन धूल के कणों जैसी संरचनाएं बनती है जिसे परागकण कहते हैं। इसमें पौधे के नर यानी नर युग्मक यानी मेल जेनेटिक्स जो है वो सुरक्षित रहते हैं साथियों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि आधुनिक अनुवांशिकी का पिता, ठीक है, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? बताइए। तो किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है ग्रेगर जोहान मेंडल को साथियों, ठीक है। ग्रेगर जोहान मेंडल ने बगीचे के मटर के पौधे पर जो है वो संकरण के ऐतिहासिक प्रयोग कर अनुवांशिकता के जो है वो बुनियादी नियमों का जो है वो प्रतिपादन किया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि मानव की समान कायिक कोशिका यानी बॉडी सेल में कितने जोड़े गुणसूत्र उपस्थित होते हैं? तो 23 जोड़े साथियों, 23 जोड़े। मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है ना, जो 23 जोड़े के रूप में जो है वो सजे होते हैं। इसमें 22 जोड़े जो है वो अलिंग, कौन तो अलिंग गुणसूत्र तथा एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है साथियों, ठीक है। चलिए 80 नंबर का क्वेश्चन है कि पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र का जोड़ा पाया जाता है जो लड़के के जन्म के लिए उत्तरदायी है? तो XY, ठीक है साथियों, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का जोड़ा समान होता है यानी XX होता है, ठीक है, जबकि पुरुष में क्या होता है? असममितता होता है, मतलब अलग होता है यानी XY होता है। यदि पिता से Y गुणसूत्र आता है तो पुत्र लड़का का जन्म होता है। देखिए कई बार लोग नहीं जानते हैं तो वो समझते हैं कि अब कारण क्या है कि लड़के हो रहा है या लड़की हो रहा है। देखिए लड़की के पास क्या होता है? XX होता है और लड़का के पास क्या होता है? XY होता है साथियों, ठीक है। अगर E वाला X इसका तो इसमें तो लड़की में तो दोनों X से X है, तो कोनो आ जाए, E आ जाएगा तो X आ गया और इधर से मान लिए E आ गया तो Y आ गया, तब लड़का बन जाएगा, ठीक है ना। तब कौन सा जन्म होगा? तब लड़का का जन्म होगा। और मान लीजिए लड़की के पास तो यही है तो X से आएगा और इधर से भी X है, लड़का के पास भी X है, यहाँ आ गया, तभी क्या बनेगा? लड़की बनेगा साथियों। मतलब यहाँ पर पूरा जो ये होता है, मतलब लड़का होगा कि लड़की होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? लड़का पर। अगर लड़का X दे दिया तो लड़की बन जाएगी, फिर लड़की X दे दिया लड़की बन जाएगी, अगर ये Y देते रहा तो लड़का। समझ रहे बातों को, ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए 81 नंबर का क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को। कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 में किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने। किसकी? मृत कौर कोशिका की, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को साथियों, क्योंकि हाइड्रोलिक एंजाइम के कारण,
ठीक है। चलिए, कोशिका में प्रोटीन निर्माण का केंद्र यानी फैक्ट्री कौन है? तो राइबोसोम है। किस जीव के रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं होता है यानी रंगहीन रक्त होता है? तो घरेलू मक्खी, कीट, ठीक ना। अगला है कि मानव लार में कौन सा पाचक एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन या एमाइलिन, ठीक है, जिसको स्टार्च पाचन भी कहते हैं साथियों। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि अमाशय में निकलने वाला कौन सा अम्ल जीवाणुओं को नष्ट करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल साथियों, HCl साथियों। मानव शरीर में पचे हुए भोजन का पूर्ण अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में साथियों, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि जलीय जीव यानी मछलियाँ किस अंग द्वारा शोषण करती है? तो गिल्स या गल फरो द्वारा साथियों, ठीक ना। चलिए, मानव का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो क्या हो जाएगा? 120/80 mmHg साथियों, ठीक ना। चलिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अब जो है हमारा लास्ट जो है वो है इन्वायरमेंटल साइंस साथियों। अभी तक हमने आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों खत्म कर चुके हैं, ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट हो, व्याख्या सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो सबको देखिए। चलिए, अगले क्वेश्चन पर इन्वायरमेंटल साइंस से, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर देखिए साथियों, 91 नंबर का क्वेश्चन है। हमने 10 क्वेश्चन इससे भी लिए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। और उधर से 30 लिए थे, ठीक है ना। कि किसी भी पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, यानी इकोसिस्टम ऊर्जा का मूल और प्राथमिक स्रोत क्या है? तो क्या है? तो सूर्य का प्रकाश साथियों। देखिए, यहाँ पर देखिएगा तो पृथ्वी पर जीवन और ऊर्जा का महास्रोत सूर्य है। उत्पादक पौधा यानी प्रकाश संश्लेषण द्वारा और ऊर्जा को ही रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं साथियों, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन पर कि एक प्राकृतिक खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जीवों को किस स्तर पर वर्गीकृत किया जाता है? तो किस पर? प्राथमिक उपभोक्ता पर साथियों। पौधे जो है वो उत्पादक हैं। पौधों को जो है वो सीधे खाने वाले शाकाहारी जीव जैसे टिड्डा, हिरण, बकरी प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता या प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं साथियों, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि ओजोन गैस का सही रासायनिक सूत्र कौन सा है साथियों? तो O3 साथियों, ठीक है ना। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना एक अस्थिर रूप O3 है। यह नीले रंग की तीखी गैस होती है जो समताप मंडल में जो है वो सुरक्षा कवच जो है वो बनाती है साथियों, ठीक है। चलिए, 94 नंबर का क्वेश्चन है कि ओजोन परत को गंभीर रूप से क्षति पहुंचाने वाला और पतला करने के लिए मुख्य रूप से कौन सी मानव निर्मित गैस जिम्मेदार है साथियों? तो कौन सा? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन साथियों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन साथियों, ठीक है ना, जिसको CFC कहते हैं साथियों, ठीक है। चलिए, यहाँ तक आप समझ चुके होंगे, इसका व्याख्या भी देख लीजिएगा। चलिए, तो देखिए, रेफ्रिजरेटरों, एयर कंडीशनर यानी AC और एरोसोल स्प्रे से निकलने वाली CFC गैस ऊपरी वायुमंडल में जाकर ओजोन अणुओं को जो है वो श्रृंखलाबद्ध ढंग से नष्ट कर देती है साथियों, ठीक है। चलिए, 95 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट पदार्थ जैव निम्नीकरणीय कचरे की श्रेणी में आता है? तो कौन सा? फलों और सब्जियों के छिलके, जो घरेलू भोजन साथियों, ठीक है। जो कचरा या पदार्थ जैविक कारकों यानी बैक्टीरिया, कवक द्वारा सरकर प्रवृत्ति में आसानी से मिल जाते हैं, वे जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। प्लास्टिक व कांच नष्ट नहीं होते हैं साथियों, ठीक है। चलिए, 96 नंबर का क्वेश्चन है कि उत्तराखंड से शुरू हुआ ऐतिहासिक चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किसके संरक्षण से जुड़ा था साथियों? तो वनों और वृक्षों की कटाई रोकने से, ठीक है। देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, आ चुके हैं यहाँ पर, इसको भी हम पढ़ लिए। चलिए, अगला चलते हैं, ठीक ना। चलिए, यहाँ पर है अगला क्वेश्चन कि संपूर्ण विश्व में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। 5 जून को। देख रहे हैं किस प्रकार क्वेश्चन 2-4 गो है, इसको भी हम कर ही देते हैं यहाँ पर है तो। इसके बाद देखिए कि अम्लीय वर्षा किन गैसों के वायुमंडल में नमी के साथ मिलकर तेजाब बनने के कारण होती है साथियों? तो बताइए कौन सा हो जाएगा? तो सल्फर
डाइऑक्साइड यानी SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड साथियों NOx साथियों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 99 नंबर का इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव या वैश्विक तापन के लिए सबसे प्रमुख उत्तरदायी गैस कौन सी है साथियों? तो कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड साथियों यानी CO2 है साथियों। ठीक है, यानी कि देखिए इसका व्याख्या थोड़ा सा देख लेते हैं कि CO2 गैस पृथ्वी से वापस जाने वाले अवरक्त विकिरणों को जो है वो अंतरिक्ष में जाने से रोककर वायुमंडल में अवशोषित कर लेती है, जिससे पृथ्वी का जो औसत है वो तापमान निरंतर बढ़ रहा है साथियों। ठीक है, चलिए 100 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट ही क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा पवित्र गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए व्यापक गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो उत्तर हो जाएगा आपका 1985 साथियों। ठीक है, यहाँ तक अगर आप देख चुके हैं साथियों तो आपने पूरे साइंस का वीडियो को देख चुके हैं साथियों। इसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे साथियों और इसी के आधार पर क्वेश्चन रहेंगे। व्याख्या जो आपने देखा ना, वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो आप पूरे चीज़ों को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद हम आपको बस इतना ही कहेंगे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम साथियों। कड़ी मेहनत ही सफलता का एकमात्र शॉर्टकट है साथियों। और अगर आप नज़दीक हैं तो JMS कोचिंग सेंटर न्योर में जाके जुड़ सकते हैं साथियों। आपके मन में किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, हम आपको रिप्लाई देंगे। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा और इसी प्रकार से हम सभी सब्जेक्ट का जो है वन शॉट सीरीज आपको लेकर देंगे। ठीक है, समय बचेगा तो हम और वीडियो आपको करवाएंगे जो कि लाइव सेशन में हम करवाएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम से मतलब 1 दिन पहले या 2 दिन पहले, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग पूरे क्लासेज को देख लीजिए। अगर यहाँ तक देख चुके हैं तब तो ठीक है, अगर आप थोड़ा भगा भगा के देखें तो हम बोलेंगे आप पूरा देखिए, आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा साथियों। धन्यवाद।